हेलो बच्चों, डीप स्टडी क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, हल है इसका। हल में लिखेंगे 6 की पावर n को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में में 2 और 5 का आना अति आवश्यक है। ठीक है, परंतु 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 होल की पावर n आता है। क्या आता है? 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 होल की पावर n आता है। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों ये। इसका जवाब आपको इस तरह से लिख देना है। पुनः देखेंगे, 6 की पावर n को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अति आवश्यक है। परंतु हम देख सकते हैं 6 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 होल की पावर n आता है। मतलब अगर आप 6 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या आएगा? 2 3 जा 6 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, जिसमें 5 नहीं आता है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो हमने क्या लिखा यहां पर? अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके समझ में नहीं आ रहा होगा, इनको कम आ रहा होगा, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो हम उनको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, इसको हम थोड़ा सा और रफली थोड़ा सा क्लियर कराते हैं आपको। जैसे मैंने आपसे ये कहा ना, जैसे कोई अंक है आपका 10 है। जैसे अगर इसके देखिए, इसके इकाई में 0 आ रहा है, मतलब ये जो 10 है वो 0 पे समाप्त हो रहा है। तो अब हम इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। ठीक है, 2 से फैक्टर करते हैं। देखो, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। देखिए इसमें फैक्टर में देखो 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसी प्रकार से अगला नंबर देखते हैं। जैसे 20 देख लिया हमने, तो 20 का फैक्टर करते हैं। देखिए 20 1 जा 20, 0 का 0, 25 जा 10 और 5 1 जा 5। इसमें भी देखो, ये भी अंक 0 पर समाप्त होता है और इसके भी जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या पा रहे हैं? देखिए 2 भी आ रहा है और 5 दोनों आ रहे हैं। कोई सा भी आप नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम 40 ले लेते हैं। 40 को हमने लिया, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10
और ये आ गया 5 1 जा 5। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी जो है आपका 1 आ जाता है, मतलब यहाँ पर भी 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। कोई बड़ा डिजिट आप ले सकते हैं, बड़ा डिजिट माना 100 ले लेते हैं। देखो जो 100 है ये भी 0 पे समाप्त होता है, ठीक है। इसके फैक्टर करके देखो, 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा नहीं 5 5 जा 25, फिर आ गया 5 5 जा 5 1 जा 5, ठीक है। 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, यहाँ से 1 आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहां पर भी आप देखो, ये भी अंक 0 पर समाप्त होता है नंबर, और इसके भी जब आप फैक्टर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो पाते हैं कि 2 और 5 दोनों आ रहे हैं। देखिए इस तरह से आप कोई सा भी डिजिट ले लो, 200 ले लो, 400 ले लो, है ना। चलो 400 एक बार करके देखते हैं, 400 में क्या आता है। देखिए 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, इसके बाद 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये देखो बच्चों, यहां पर भी देखो हमने बहुत बड़ा अंक लिया, यहां पर बहुत बड़ा नंबर लिया, तो इसमें आप देख सकते हो फैक्टर करने पे क्या पाना है। देखो 2 भी आ रहा है और 5, 2 और 5 के अतिरिक्त तो कुछ आ ही नहीं रहा। देखिए तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, देखिए इस चीज को आप समझ गए होंगे। मतलब जो भी अंक 0 पे समाप्त होता है, जैसे ये 0 पे समाप्त हो रहा है, 20 है ये भी 0 पे समाप्त हो रहा है, 10 है ये भी 0 पे समाप्त हो रहा है, ठीक है, 100 है ये भी 0 पे समाप्त हो रहा है, ये भी 0 पे समाप्त हो रहा है। तो जो भी नंबर 0 पे समाप्त होंगे तो उनकी एक खासियत होगी कि उनके अभाज्य गुणनखंड करने पर उनके अभाज्य गुणनखंड में हमेशा 2 और 5 आना अति आवश्यक है, कंपलसरी है, ठीक है ना। इस चीज को मैंने यहाँ पे स्पष्ट किया। ये रफ वर्क है, इसको आपको फेयर में करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, केवल ये चीज लिख देनी है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है। क्या लिखी है मैंने, देखिए 6 की पावर n को अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना अति आवश्यक है, परंतु 6 की पावर n इक्वल टू, जैसे कि देख सकते हैं 2 × 3 होल की पावर n आता है, अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब आपको लिख देना है, तो आपके मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। जो बाकी मैंने रफ कॉपी में आपको समझाया उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो केवल मैंने आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो चीज बताई थी, ठीक है। तो इसका जवाब आप इस तरह से दे देंगे। अब आपके पास इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। 5 के बाद क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के लिए भी देखते हैं क्या बोला गया इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में बोला गया बच्चों कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और एक और नंबर दे रखा है इसमें दूसरा, वो है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये प्रश्न है बच्चों। क्या है प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे ये भी आपको समझना होगा, ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं इसने, देखिए एक फर्स्ट दे रखा है और एक सेकंड दे रखा है। तो जिस तरह से हम फर्स्ट वाले को करेंगे सेम सेकंड वाले को भी आप सेम उसी तरह से कर लेंगे। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, यहाँ पर 2 क्वेश्चन होगी तो आप फर्स्ट डाल सकते हैं। तो 7 × 11 × 13 + 13 की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये उसने बोला है कि भाज्य क्यों है, भाज्य मतलब कंपोजिट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो भाज्य क्यों है ये जवाब हमको देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, देखिए
हम क्या करेंगे, जितना हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 7 जा 77, ठीक है, और इनटू में कितना है 13 प्लस कितना 13 फिर से आ गया। अब 13 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपको जहां पर आवश्यक हो वहां पर आप रफ कार्य कर सकते हैं रफ नोटबुक में। तो देखिए आपको मल्टीप्लाई किसको करना है, 77 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 7 जा 21, यहां से 2 आएगा, 3 7 जा 21 प्लस 2 23, 1 7 जा 7 और 1 7 जा 7, 1 का 1, 7 प्लस 3 10, यहां से 1 आएगा और यहां पर आपका 10 आएगा। तो कितना आया 1001 आया बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया आपका 1001 आया। प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे। जब 13 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1014 आ जाएगा। क्लियर। तो 1014 इसकी फाइनल वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, 1014 के प्राइम फैक्टर करेंगे, अर्थात अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1000 के, तो यहां पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हम करके देख लेते हैं। कितना था 1014 था बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे, 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड करना प्रारंभ करेंगे। तो 2 5 जा 10, यहां पे 0 आएगा, 2 7 जा 14। फिर देखेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा आपका 3 से। 3 1 जा 3, यहां से कितना बचेगा 2, 3 6 जा 18 हो गया, यहां से 2 बचेगा, 3 9 जा, देखिए यहां पर आपका 3 9 जा 27 आ गया, ठीक है। अब आपका ये 169 केवल 13 से डिवाइड होगा। तो किस तरह से करेंगे, देखिए 13 1 जा 13, फिर यहां से 3 आएगा, 13 3 जा 39, फिर 13 से फिर भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 13 1 जा 13, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। देखिए 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम होगा, फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, 2 7 जा 14, फिर यहां पर आ जाएगा 3 1 जा 3, यहां से 2 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, यहां से 2 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27, फिर आपके पास आएगा 13, फिर इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 13 से, ठीक है। तो 13 1 जा 13, फिर 13 3 जा 39, तो उसके बाद 13 आया फाइनली, तो 13 1 जा क्या हो गया बच्चों 13 हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है आपके पास, देखिए 1014 के फैक्टर आपके आगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अब आपको फाइनल आंसर कैसे लिखना है इसका, ठीक है ना। तो ये चीज को समझना इतनी आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर इस तरह से लिखेंगे। क्या था क्वेश्चन, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए भाई, देखिए ये आए आपके 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ये आ गए इसके, ठीक है। तो क्या करेंगे, अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे, भाज्य संख्या है लिख देंगे, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये वाला नंबर दूसरा जो दिया है भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम पहले इस वाले नंबर को लेंगे, क्योंकि यहां पर आप देख लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसने, पहला ये है और ये दूसरा ये। तो पहला मैंने यहाँ पे कर दिया, देखिए क्या करना है, इन सभी को पहले ये जो इंटू लगे हुए हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर जाके जो प्लस है तो इसको सबको जोड़ देना है। तो सबको इंटू करने के बाद 1001 आया और 13 को प्लस कर दिया तो 1014 आया, ठीक है। फिर 1014 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इस तरह से हमने डिवाइड किया तो इसके प्राइम फैक्टर हो गई। तो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसके 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 होगी, ठीक है। तो इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड
2 इंटू 3 इंटू 13 है, अतः ये जो नंबर है जो दिया हुआ सवाल है यह एक भाज्य संख्या है। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया। तो ठीक सेम इसी तरह से आपको ये वाले सवाल को भी करना है, ठीक है। तो इस वाले प्रश्नों को आप सभी अपने आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो जिस तरह से मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है बच्चों, सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।